हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। हाँ, तो आज काफ़ी दिनों बाद में क्लास हो रही है अपनी, मुझे पता है। बट सबसे पहले मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और लास्ट क्लास में जो हमने 10वीं क्लास की लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, चैप्टर कौन सा था अपना? 5th था, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसमें हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था। अब हम आज इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो बच्चों, मैं पहले ही बता देता हूं तुम्हें, अगर तुमने ये क्लासेस पूरी नहीं ली है तो तुम्हें शायद ये समझ में नहीं आए। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये तुम्हें सारा समझ में आ जाए। जो भी हमने क्वेश्चन आंसर जो हम करने वाले हैं वो सारे के सारे तुम्हें समझ में आए। ठीक है, बट अगर मैं कहीं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हें वीडियो देख सकते हो, मैंने वहाँ पे डिटेल वाइज करवा रखा है, तो तुम वो जाके वीडियो देखो तो तुम्हें पूरा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ। तो देखो, इसमें तुम्हें 4 क्वेश्चंस तो दे रखे हैं एमसीक्यू टाइप, और बाकी के 13 क्वेश्चंस हैं टोटल। तो बाकी के जितने 9 बचे हैं वो हमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, बट मैं लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। अब हमने ये तो पढ़ा था, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या काम में आती है, किडनीज काम में आती है। किडनीज क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन जो भी है। द जाइलम इन प्लांट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ा था। जाइलम क्या करता है? वन डायरेक्शनल मूवमेंट करता है, वन डायरेक्शनल अपवर्ड मूवमेंट करता है केवल। और फ्लोएम क्या करता है? अपवर्ड मूवमेंट भी करता है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी करता है। ठीक है, जाइलम क्या करता है? केवल H2O का ट्रांसपोर्ट करता है नीचे से ऊपर, रूट से। जमीन से क्या लेता है? पानी लेता है और ऊपर की तरफ पहुंचाता है। और ये क्या करता है? फूड का ट्रांसफर करता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइलम। ठीक है, थर्ड, द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन शो करता है बच्चों? प्लांट्स शो करते हैं और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो शो करते हैं। अब ऑटोट्रोप्स को हमने और क्या बोला था? ऑटोट्रोप्स को हमने बोला था प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो प्रोड्यूस करेंगे, जो खुद का खाना खुद बनाएंगे, उनको हमने क्या बोला था? ऑटोट्रोप्स बोले थे। और ऑटोट्रोप्स कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि प्लांट्स किस किस की प्रेजेंस में खुद का खाना बनाते हैं? H2O, CO2, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये सब हमने देखा था। तो देखो, इसके अंदर ऑप्शंस दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ऑल द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। हाँ, तो बताओ। देखो, पहले हमारे पास जो हमने खाना खाया था, जो हमने वही वीडियो में बताया था, उसमें हमने जो खाना खाया था वो ग्लूकोज की फॉर्म में था। सबसे पहले वो किसके पास जाता है? साइटोप्लाज्म के पास जाता है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पायरुवेट में
ग्लूकोज 6 कार्बन चेन होता है, ये 3 कार्बन चेन बनाता है, ठीक है, 3 में कन्वर्ट कर देता है, 6 कार्बन चेन को 3 कार्बन चेन में कन्वर्ट करेगा पायरुवेट। फिर पायरुवेट किसके पास जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाके फिर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट होगा, उसके अंदर हमें क्या मिलेगा? एनर्जी रिलीज होगी वहां पे, ठीक है। कितना? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो हमने पढ़ा था किसमें? लॉन्ग वीडियो में, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चौंड्रिया मत पढ़ देना इसको, माइटोचौंड्रिया। कुछ बच्चे इसको चौंड्रिया पढ़ते हैं, बट इट इज कॉन्ड्रिया। हाँ, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज? क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स होते हैं, खाने के अंदर जो हमने फैट्स लिए थे, वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं? तो देखो बच्चों, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? अब हमने पढ़ा था कि जो हमने खाना लिया वो हमारे स्टमक के अंदर जाएगा, ठीक है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि फैट्स कहाँ डाइजेस्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? फैट्स डाइजेस्ट हो रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको क्या क्या मिलता है? लीवर से तो बाइल मिलता है, और पैनक्रियाज से क्या मिलेगा? पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। बाइल के भी 2 पार्ट पढ़े थे, बाइल सोल्ट और बाइल जूस। तो बाइल सोल्ट क्या करता है बच्चों? बाइल सोल्ट क्या करेगा? जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं, उनको किस में कन्वर्ट करेगा? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, मतलब उसके टुकड़े कर देगा, ठीक है। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा उनको। फिर ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को कौन डाइजेस्ट करेगा? हमारा पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। फिर यहाँ से ये डाइजेस्ट होते हैं, जो स्मॉल फैट छोटे छोटे टुकड़ों में जो ये कन्वर्ट कर चुका है बाइल सॉल्ट, उसको हमारा पैनक्रिएटिक जूस डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो कौन डाइजेस्ट कर रहा है? लीवर से और पैनक्रियास से जो जूस मिल रहे हैं वो इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। और कहाँ डाइजेस्ट कर रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट कर रहे हैं। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? सलाइवा का क्या रोल होता है डाइजेशन ऑफ फूड में? देखो, पहली बात तो सलाइवा कहाँ से आता है बच्चों? हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होती है क्या? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारे कहाँ? मुंह के अंदर, जीभ के नीचे प्रेजेंट होती है। वो क्या प्रोड्यूस करती है? सलाइवा प्रोड्यूस करती है। सलाइवा के अंदर कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है वहां पे, कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। वहां कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बच्चों? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च को डाइजेस्ट मतलब यहां से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है, और स्टार्च का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा? शुगर में कन्वर्ट करेगा। और दूसरा काम क्या होता है बच्चों सलाइवा का काम होता है कि जो हमने जो खाना खाया है उसको अच्छे से रोटेट करे और पेट तक पहुंचाए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या पढ़ेंगे? जो दिया हुआ होगा,
ठीक है, 7th क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स, कि हमारे जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो भी शो करते हैं उनके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, और उस नेसेसरी कंडीशन मिलने के बाद में वो क्या फॉर्म करते हैं, मतलब जो क्या बनने वाला है वो बताना है हमें। ठीक है, तो पहली बात तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे, तुम्हारा 3rd क्वेश्चन था, उसके अंदर हमने पढ़ लिया है कि उनको क्या क्या नेसेसरी होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वालों को। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए देखो क्या क्या जरूरी होता है, उनके लिए जरूरी होता है CO2, वाटर, सनलाइट, और क्लोरोफिल। ठीक है, ये चारों चीजें जरूरी होती है बच्चों। 1 मिनट इंक डाल लें। वाह नाइस, बाद में डालेंगे एक, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। ओके, देखो क्या क्या चाहिए होता है इनके लिए, नेसेसरी क्या क्या होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, वाटर होना जरूरी है, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये सब मिलने के बाद में क्या बनाने वाले हैं बच्चों, CO2 प्लस H2O इज गिव्स टू सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या बनाएगा 6,6H12O6 और प्लस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसके बाय प्रोडक्ट हो गए हैं, और हमने काम में क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में ये सब हो रहा था। तो सनलाइट जो हमारे प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, और फिर ये हमारे लिए खाना बनाता है और खुद के लिए भी खाना बनाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ समाप्त होता है। बहुत सिंपल है ये चैप्टर, बस तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन जब हमने पढ़ा था, हमने एक वीडियो डाल रखा है रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, वो वीडियो तुम देख सकते हो, वो देखने के बाद में तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नेम सम, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये भी खराब हो गया क्या मार्कर, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, जिसमें जो किसकी प्रेजेंस में हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना चाहिए। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, जो क्या करेगा, रिलीज करेगा एनर्जी। ठीक है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी के रिलीज करेगा। अब वही एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एब्सेंट होगा, रिलीज एनर्जी करेगा, बट कितनी करेगा, 2 ATP मॉलिक्यूल्स
रिलीज करेगा, ठीक है, वो होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और जो हमने बोर्ड पे लिख रखा है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और दोनों दोनों का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, जो हमने खाना खाया उसकी बात चल रही है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो होगा, हमने खाना खाया उसके बाद में हमने अगर ऑक्सीजन ली है तो वहां क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां पे ब्रेकडाउन ऑफ फूड कैसे होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, हमने इनहेल की, क्या ऑक्सीजन इनहेल की और एक्सेल क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, तो वहां पे जो ये ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। सेम वही चीज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये साइटोप्लाज्म में ही होगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, 8th क्वेश्चन था, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। 9th क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई का हमने एक अलग से टॉपिक लिया था, उसके अंदर हमने बताया था कि ये बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो ये खुद का एरिया क्या करती है, बड़ा करती है, बढ़ा लेती है, तो उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा हो पाता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं हम। हमारे दोनों लंग्स में अराउंड वन लंग में 300 to 350 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है, मतलब दोनों लंग्स में अराउंड 700 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है, और वो हमारे लंग्स का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा घेरती है, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा घेरती है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज कर सकती है गैसेस का, ठीक है, जितनी हमारी बॉडी को नीड है। इसलिए ये कौन से शेप की होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। तो देखो, हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे बॉडी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता होना चाहिए, वैसे तो हमने इतना सारा पढ़ा है अभी। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं अभी हम, ठीक है, एल्वियोलाई ले लिया, एल्वियोलाई से क्या कर रहे थे हम, गैसेस का एक्सचेंज कर रहे थे। गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा था बच्चों, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे बोल दूं हीमोग्लोबिन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन पिगमेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेस्पिरेशन पिगमेंट बोलते हैं। एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। एल्वियोलाई क्या दे रही है बॉडी को, ऑक्सीजन दे रही है, और यहाँ से एल्वियोलाई को क्या दिया जा रहा है, CO2 दी जा रही है, ठीक है। CO2 और O2 का क्या हो रहा है बच्चों, एक्सचेंज हो रहा है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कम होगा, ठीक है, एक्सचेंज कम होगा और वो ट्रांसपोर्ट भी कम कम कर पाएगा। तो हमारे किसकी कमी हो जाएगी बॉडी में, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या हो सकता है बच्चों, वह इंसान मर सकता है, ठीक है, ठीक है। अब हम दूसरे एक एग्जांपल लेते हैं। हमने सुना है कि किसी के लंग्स क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, लंग फेलियर हो जाता है किसी किसी के, ठीक है।
किसी का एक लंग खराब होता है, किसी के दोनों लंग्स खराब हो जाते हैं। तो लंग्स खराब हो जाते हैं, लंग्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई भी खराब हो जाएगी तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तब उसको किस पे रखा जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है, ठीक है। बट वेंटिलेटर पे ज्यादा दिन इंसान रह नहीं पाता है, बाद में मरना ही होता है उसको, ठीक है। तो लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली किसकी कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा हमारा ब्लड पूरी बॉडी के अंदर, किसके लिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। तो उससे क्या हो सकता है बच्चों, आदमी मर सकता है, मतलब इंसान मर सकता है। कहीं तुम बोलो आदमी ही मरेगा, नहीं, सब मर सकते हैं, ठीक है। डेस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इसका तो मैंने शायद शॉर्ट्स में भी बताया था तुम्हें। देखो ये सारे मार्कर आज इंक नहीं है, और इंक के साथ हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई एक, और वो ट्रेजेडी मैं बता सकता हूँ बट बताऊंगा नहीं, ठीक है। देखो ये तो चल रहा है ना, डबल सर्कुलेशन। देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हार्ट हमारा काम कैसे करता है। हार्ट का भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसको पढ़ो, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो हार्ट, हार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। अब देखो बच्चों हर एक का फंक्शन अलग अलग होता है। राइट एट्रियम में क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहां से आता है, पूरी बॉडी से आता है, अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों से आता है। कौन लेके आता है, वाया वेना कावा, वेना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर सप्लाई होता है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ सप्लाई होगा, हमारे लंग्स पे सप्लाई होगा। किसके थ्रू सप्लाई होगा, ये होगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स के पास जाएगा, ठीक है। फिर पल्मोनरी लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से ये क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। लंग्स से क्या करेगा, CO2 देगा और ऑक्सीजन लेगा। फिर वापस से ये किसके पास आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वीन के थ्रू आ रहा है, ठीक है। पल्मोनरी वीन के थ्रू कहाँ आएगा, ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से ये पंप होके कहाँ जाएगा, मतलब जो लेफ्ट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके ये कहाँ जाने वाला है बच्चों, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाने वाला है, ठीक है। पूरे बॉडी पार्ट्स में जाने वाला है। किसके थ्रू जाएगा, आर्टरीज के थ्रू जाएगा, या ऐसे बोल दो कि जो सबसे बड़ी आर्टरी है उसके थ्रू जाएगा। किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू, ठीक है। एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसको इधर देखो, इधर मान लेता हूं हार्ट, ये तो है हार्ट, ठीक है। ये लंग्स और ये बॉडी, मतलब बॉडी का पूरा पार्ट।
बॉडी से कहाँ जा रहा था, हार्ट के पास क्या जा रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब हार्ट से किसके पास गया, किसके पास गया, लंग्स के पास गया, किसके थ्रू गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स से हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट से फिर पूरी बॉडी पे जाएगा, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी से, हार्ट से पूरी बॉडी पे जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक सर्कुलेशन और ये दूसरा सर्कुलेशन, इसलिए ये इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ये नेसेसरी क्यों है, ये नेसेसरी इसलिए है बच्चों ताकि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है ह्यूमन बींग्स का या एनिमल्स का, जिसके अंदर भी डबल सर्कुलेशन हो रहा है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि उनके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, ये क्या परमानेंट है क्या, ओ नो, ये तो कुछ और ही हो गया। ओके, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया बच्चों डबल सर्कुलेशन का। अब दो ही क्वेश्चन बचे हैं, उन क्वेश्चंस का जवाब सुनो। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। अभी मैंने बताया था कि जाइलम क्या होता है बच्चों, तीन डिफरेंसेस बताता हूं मैं, 12th। ठीक है, तीन डिफरेंस सुनो जाइलम और फ्लोएम के, जो कि हमने अलग से भी क्या बना रखा है इसका, जो तुम्हें पता ही चल गया होगा अब तक तो क्या बोलने वाला हूँ, अलग से वीडियो बना रखा है, शॉर्ट वीडियोस इसीलिए बना रहा हूँ ताकि जो तुम्हारा टॉपिक क्लियर नहीं है वो जाके तुम देख सको, बट तुम देखते नहीं हो। ठीक है, फर्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट वाटर। ठीक है, और ये क्या करेगा, इट ट्रांसपोर्ट फूड। ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इट इज वन डायरेक्शनल, इट शोज वन डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट ही शो करता है ये केवल। ठीक है, इट शोज टू डायरेक्शनल मूवमेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, थर्ड है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है वो मैंने वीडियो में बता रखा है। और इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये तीनों डिफरेंसेस लिख देना, ये पूरे नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनीज। तो देखो एल्वियोलाई का तो फंक्शन मैंने तुम्हें बता दिया कि एल्वियोलाई कौन से स्ट्रक्चर की होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर की होती है, और वो गैसेस का एक्सचेंज करती है। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये खत्म हुआ एल्वियोलाई का। अब बात करते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही है ना,
हाँ, नेफ्रॉन की बात करते हैं। नेफ्रॉन के लिए भी मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम में बता रखा है, ठीक है। नेफ्रॉन देखो कौन सी शेप का होता है, ठीक है, ये होता है ब्रोमन्स कैप्सूल, इसको बोलते हैं हैनल लूप। ब्रोमन्स कैप्सूल, हैनल लूप, और ये किससे जुड़ा होता है, डक्ट से जुड़ा हुआ होता है। ये एक ही नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े हुए होंगे जो मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें। ये इससे क्या होता है बच्चों, ये देखो पहले ब्रोमन्स कैप्सूल के पास हमारी बॉडी से ब्रोमन्स कैप्सूल के पास रीनल आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास जाएगा, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास जाएगा तो वो उसको फिल्टर करेगा, ब्रोमन्स कैप्सूल फिल्टर करेगा, फिर ये आगे सप्लाई करेगा। हैनल लूप क्या करेगा, इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा, लाइक वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और जो बचा खुचा मटेरियल होगा उसको डक्ट तक पहुंचाएगा। डक्ट तक पहुंचाने के बाद में जो यूरेटर्स होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, नेफ्रॉन का क्या काम होता है, नेफ्रॉन का काम होता है बच्चों हमारा जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करना, उसको फिल्टर करना, कि उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, लिक्विड वेस्ट मटेरियल है, उसको निकालना। वो सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका होता है, किडनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका होता है, नेफ्रॉन का ही होता है। नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्रोमन्स कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ब्रोमन कैप्सूल के पास रीनल आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो इसको फिल्टर करेगा, देन फिल्ट्रेट पास होते हुए हैनल लूप से गुजरेगा। हैनल लूप क्या करेगा, उसके अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, बाकी का वेस्ट मटेरियल डक्ट तक पहुंचाएगा, ये होती है डक्ट, ठीक है, डक्ट, ठीक है, डक्ट तक पहुंचाएगा। डक्ट डक्ट से ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट गया है डक्ट के पास, उसको कौन रिसीव करेगा, यूरेटर्स रिसीव करेंगे, यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर उसको क्या करेगा, यूरेथ्रा के थ्रू आउट करेगा, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू क्या करेगा बच्चों, आउट करेगा। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो इसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो बीच बीच में टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर तुम्हें वो चीजें समझ में नहीं आती है, वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो तुम मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर कम क्वेश्चंस होते हैं तो शॉर्ट्स के थ्रू, वरना पूरा एक वीडियो बना देंगे। इट्स ओके, ओके बाय। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम इसी टाइम पे इसी जगह मिलते हैं।